Today I am going to teach research plan. Forward backward. Forward backward. इसको पूरा फुल पे करो रिसर्च प्लान की अगर हम बात करें तो अब तक आप बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्लान पढ़ चुके होंगे और रिसर्च के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस हुई हैं, लेकिन फिर भी जब आप करना शुरू करेंगे, जब आप अपने लिए रिसर्च क्वेश्चंस को उठाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर नेक्स्ट स्लाइड आखिर रिसर्च होती क्या है या रिसर्च को हमें कैसे करना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। वो बात ठीक है कि हम अक्सर बताते हैं कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग इन योर रिसर्च। अब आता है कि आप गाइड के पास जाते हो और आप उससे कहते हैं कि सर आप हमें बताइए कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। एक्चुअली गाइड cannot guide this because ये आपका अपना एक ऐसा एरिया होता है और उस एरिया को आपको ही आइडेंटिफाई करना है थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या फिर आप वातावरण में रहते हैं। वातावरण में सोसाइटी भी है, समाज में रहने वाले लोग हैं और समाज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ती हैं। किसी भी रिसर्च के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होती है। वैक्यूम में रिसर्चेस नहीं होती हैं। अगर हम कहें कि साइकोलॉजी में हम किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अध्ययन करना चाहते हैं और उसकी डीप में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे ऐसे पक्ष जो कि समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक बैकग्राउंड से उनको लिया ही गया है, बिना उनके हम उस रिसर्च को नहीं उठा सकते। यानी कि सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उसके तह तक जाना होगा कि समाज में जो ताना बाना है, जो परिवार एक इकाई है, विद्यालय में क्या हो रहा है और सोसाइटी के चारों तरफ किस तरह का वातावरण है, किन चीज़ों पर बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है और कहीं जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, माता पिता के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा या पीयर ग्रुप, हमारा जो दोस्तों का समूह है, उनके द्वारा क्या चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हमें दबाव दे रही है, दबाव ना भी दे रही है, तो कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, चिंतन और मनन के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमें उन पॉइंट्स पर देखने की ज़रूरत है। इसमें गाइड आपको कुछ नहीं गाइड कर रहा है, डेफिनेटली आपको अपने से सोचना है और वो अपने से जो सोचने वाली बात है उसकी कोई इक्विपमेंट या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप उसको लगा देंगे और अपने से सोचना चालू हो जाएगा। वो है ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन। जब आप कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो अपने आप से बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपको अपने आप में दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, जैसे हमने अभी इस बीच कई बार देखा है, चूँकि मैं मनोविज्ञान विषय की हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं, जैसे कि अनिद्रा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंसोम्निया। आजकल मैं जब बात करती हूँ, चाहे यूथ से बात करूँ या फिर मिडिल एज ग्रुप या एल्डरली ओल्ड एज ग्रुप, तो ये चीज़ देखने में बहुत आती है। बातों बातों में लोग कहते हैं कि कल रात हमें नींद नहीं आई। नॉट ओनली कल रात, बहुत सारे समय से उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो बड़ी हिम्मत करके आपको बता पा रहे हैं कि मुझे आजकल सोने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर वो कह रहे हैं कि उनको नींद में समस्या है, तो कहीं ना कहीं जो एक अनिद्रा की समस्या है वो उसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल, सोशल, मतलब बहुत सारी कनेक्टिव चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उससे तुरंत कनेक्ट होती हैं और हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि कौन सी ऐसी छोटी या बड़ी एंजाइटी कैसी भी हो सकती, चिंता कैसी भी हो सकती, कभी कभी बहुत ट्रिवियल सी दिखने वाली चीज़ें, बहुत साधारण सी दिखने वाली चीज़ें हमारे जीवन में उथल पुथल का बहुत बड़ा कारण होती हैं। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन को डिसाइड करें तो डेफिनेटली आपकी जो कीन ऑब्जर्वेशन होगी सोसाइटी में और साथ ही साथ आपके
आसपास का जो वातावरण है वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाई कर रही हैं। कोई भी विषय आप उठा लीजिए, चाहे वो जर्नलिज्म हो, फिलॉसफी हो, डिफेंस स्टडी हो, या कोई भी विषय आप अपने आसपास देखिए, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, आपको बताती हैं कि इस विधा में अभी तक कार्य नहीं हुआ है, या ऐसा ही क्यों हुआ है, या ये चीज़ ऐसी ही क्यों हुई है, क्यों इस पर ये चीज़ ऐड की जा सकती थी तो क्यों नहीं सोची गई, या कौन सी ऐसी भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम वहाँ से अगर रिलेट करें और कंट्रोल्ड कंडीशन में कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट करें, ऑब्जर्वेशन करें या पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते। फील्ड सर्वे होते हैं बहुत जगह, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, फील्ड सर्वे, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम का नेचर क्या है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम बात कर रहे थे रिसर्च क्वेश्चन का। आपका रिसर्च क्वेश्चन जितना ज़्यादा आपसे रिलेट कर रहा होगा, आपके लिए रिसर्च करना उतना ही ईजी होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ आपसे रिलेट नहीं कर रही। मुझे याद है मैं अपने टॉपिक के लिए जब अपने गाइड के पास गई थी और मुझे भी आप ही लोगों की तरह बहुत ज़्यादा नहीं पता था, और उस समय तो प्री पीएचडी क्लासेस भी नहीं होती थी, हम लोग डायरेक्ट ही एमए करते थे और डायरेक्ट ही पीएचडी के लिए सोचने लग जाते थे। कोई एज सच ट्रेनिंग या कोई एज सच प्रोफेशनल चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से मैं उसको समझ पाती। तो मुझे बताया गया कि बैंक एम्प्लॉय पर आप करिए, तो मैं बहुत समय तक सोचती रही, मैंने बड़ा कोशिश की कि उस पर कुछ रिव्यू करूँ, लिखूँ, पर वो कुछ बात मुझे मेरे मन को जची नहीं कि बैंक एम्प्लॉय की जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हैं उनको मैं क्यों पढ़ूं और कैसे पढ़ूं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो वो जो वैल्यूज़ थी या जो बैंक एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया जा रहा था या करने के लिए कहा गया था, वो हमारे इमोशंस को, हमारा जो इंक्लिनेशन था, जो हमारा नेचर था या जो चीज़ हम करना चाहते थे उसके अनुसार हमें वो नहीं जच रही थी, और मैंने उसको क्विट कर दिया। 6 महीने का समय मैंने लिया और मैंने कहा कि मैं इस पर नहीं करना चाहती हूँ। फाइनली मुझे खुद को डिसाइड करना था कि मैं किस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो रिसर्च क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली योर रिसर्च क्वेश्चन रिलेट्स टू योर सेल्फ एज वेल एज इट शुड बी रेलिवेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक निर्जीव सा, या जिस पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उन्हीं को घिस पिट के बस एक वेरिएबल को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके, केवल मैनिपुलेट करके हमने एक थीसिस कर दी। और ऐसा भी नहीं कि कोई आपको इस थीसिस को करने में नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये एक तरह की प्रोसीजर है जो आपको बताता है कि रिसर्चेस को हमें कैसे करनी है, और डेफिनेटली हमें रिसर्चेस को ईमानदारी से करना है। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो आपके अंदर पेशेंस, परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन, ये चीज़ें होनी ही होनी है। जिनके पास पेशेंस कम है वो रिसर्च को पूरा कर पाने में बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए पहले ही हम इसको इनकलकेट कर ले, अपने आप में डेवलप कर ले, क्योंकि रिसर्च जब भी होती है, खासतौर से पीएचडी, इसमें आपको पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। डेडिकेशन, आपको हर दिन उसके बारे में सोचना है, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ। परसिविरेशन यानी हर दिन आपको परस्यू करना है। मैंने देखा ज़्यादातर स्कॉलर्स एक बार थोड़ा सा लिख के चले आए, एक पैराग्राफ, और रिसर्च क्वेश्चन उनकी तैयार हो गई, और उसके बाद 2 महीने बाद बताया कि मेरे घर में शादी थी तो हम नहीं आ पाए, और इसलिए अब हम 2-3 महीने बाद वो बड़ी मुश्किल से गाइड को ये बताने में हो पाते हैं, कंफर्टेबल हो पाते हैं कि अब मैं आ गया हूँ। और उसके बाद फिर वो रिसर्च क्वेश्चन में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, एम, हाइपोथेसिस तक आते आते वो 2 साल निकाल देते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि इसमें हर दिन आपको मेहनत करनी है, एवरीडे वर्क है। हम लोगों को लगता है कि ये बाध्यता है कि हमें 6 महीने तक पूरी अटेंडेंस के साथ आना है सेंटर पे, पीपीएन कॉलेज, और अपना केवल काम करना है। ऐसा नहीं है, आगे भी चल के आपको बहुत ही रेगुलर मोड में हर दिन करना। भले आप वहाँ पर गाइड के सामने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो रेगुलरिटी ऑफ दी वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, ये बहुत रेगुलर नेचर में आपको करना होगा। कभी भी आप उसको जैसे ही मिस करना चालू कर दो, उसको ख़त्म कर देते हैं, आपकी जो पीएचडी है वो लिंगर ऑन होना शुरू कर देती है। अगर अभी तक आप एवरेज निकालें तो ज़्यादातर 5 से 6 साल, 5 years
लग जाते हैं लोगों को अपनी फाइनल थीसिस को सबमिट करने में। लेकिन जो स्मार्ट हैं, लगातार वर्क करते हैं और लगातार गाइड के टच में रहकर अपनी चीज़ों को परस्यू करते हैं, तो उनका 2.5 से 3 साल में भी रिसर्चेस हुई हैं, ऐसा नहीं, पर वो रेयर है। वो मैं कहूँगी कि रेयर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम अपने को रख लेते हैं, इस कारण आगे नहीं जा पाते। एनीवे, अ रिसर्च प्लान इज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट which sets out initial thoughts on research project in a logical and a concise manner। जो भी आप प्रॉब्लम हम उठाते हैं, समाज से ही उठाते हैं या जहाँ से भी आपको ट्रिगर करती है, बहुत सारी रिसर्च क्वेश्चंस है जो आप चिंतन करते हैं, जो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा ना हो के ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वहीं से संबंधित होती हैं, निकल के आती हैं रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रिसर्च प्लान सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस। फर्स्टली इट फोर्सेस यू टू थिंक थ्रू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। और जब आप कोई स्टडी उठाएं तो उसके प्रत्येक पक्ष को सोचें, हर उसके छोटे छोटे माइन्यूट से माइन्यूट पार्ट पर आप सोचें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या चीज़ें एज अ इंटरवेंशन हम दे सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को हम कर सकते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आए, कौन से ऐसे वेरिएबल है जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत गहन चिंतन मनन की ज़रूरत है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप एक कमरे में बंद करके अपने को बंद कर लियो और सोचने लगे कि हम चिंतन कर रहे हैं। चिंतन के साथ साथ आपकी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर रिव्यू क्या कह रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस पर इससे रिलेटेड, आपके टॉपिक से, आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड अब तक कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं और उनके परिणाम क्या आए हैं, उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी लगाई है, आपके दिमाग में कौन सी मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर को अडॉप्ट करने का चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो और इसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हाइपोथेसिस आप बनाते हो वो एक प्रपोज्ड आंसर होती है किसी क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली आपके मन में ऐसा ज़रूर चल रहा होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस प्रकार के आउटकम आने की संभावना है। तो हाइपोथेसिस और ये सारी चीज़ें हम सोच के चलते हैं। सेकेंडली, इट फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन ऑफ द स्टडी बाय यू एंड अदर्स। इट क्रिएटिंग यू मे डिस्कवर सर्टेन प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी जब आप पढ़ते हो ना तो एक प्रॉब्लम नहीं निकलती है, एक प्रॉब्लम से कभी कभी उसी रिसर्च में कई सारी प्रॉब्लम्स निकलती है और फिर हमें कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कई सारे डिपेंडेंट वेरिएबल एट द सेम टाइम हम अध्ययन करते हैं, जिसमें कि आपको पता है साइकोलॉजी वाले सभी जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक वेरिएबल्स का एक साथ अध्ययन करते हैं तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते हैं, और जब हमारे स्वतंत्र चर के अलावा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत सारे होते हैं तो हम मनोवा लगाते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो फिर हम कहते हैं कि थर्ड फंडामेंटल पर्पस ऑफ रिसर्च प्लान इज प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स एंड वेल थॉट आर प्लान सेव्स टाइम्स, provides structure for the study, reduces the probability of costly mistakes and generally results in a higher quality of research। देखिए, आपकी जो प्री PhD क्लासेस लगाई जा रही है वो इसीलिए लगाई जा रही है ताकि जब आप अपनी रिसर्चेस करें तो वो भारी गलतियां ना करें जिसका खामियाजा आपको 2 साल 3 साल और लास्ट में जब आप सबमिशन के पास हैं तब आपको याद आया कि अरे मैंने तो ये मेथोडोलॉजी ही गलत लगाई है, ये तो हो ही नहीं सकता, इन एथिकल इश्यूज का ध्यान ही नहीं रखा है, ये सारी चीज़ें हमने तो पूरी कट एंड पेस्ट की है, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना है। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये रेफरेंस तो बहुत अच्छा है, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू माय रिसर्च क्वेश्चन, लेकिन आपको रेफरेंस अच्छा लग रहा है, आपको रिव्यू अच्छा लग रहा है, तो उस रिव्यू को साथ के साथ आपको रेफरेंस भी कहीं ना कहीं नोट डाउन करना होगा। अदरवाइज रिव्यूज़ तो आपको बहुत मिल जाएगा कि फला साइंटिस्ट ने या फला व्यक्ति ने या फला रिसर्चर्स ने ये बात कही, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि वो किसने कहा, उसकी रेफरेंसेस क्या है, वो चीज़ आप नहीं देख पाओगे। तो जब आप रिव्यू के लिए जाते हो तो एट द सेम टाइम जब आप रिव्यू कर रहे होते हो तो उस सोशल साइंटिस्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं वो भी आपको एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं
लिखते जाना है, कॉपी करना है, लिखना है। अदरवाइज आप जब फाइनल थीसिस राइटिंग करोगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो, मेथोडोलॉजी हो, या डिस्कशन पार्ट हो, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट हो, हर समय आपको उन रेफरेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेफिनेटली जब आप रिव्यू कर रहे हो उसी समय रेफरेंसेस को भी सावधानी पूर्वक आप उसको लिखिए, नोट डाउन करिए, ताकि आपको बाद में ये न लगे कि ये रिव्यू तो मैंने किया था, लेकिन इस रिव्यू के बारे में किसकी रिसर्चेस हैं, किसका रेफरेंस है, वो आप पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। कितने ऐसा कुछ वर्ड नहीं होते। आपने रिसर्च फ्रेमवर्क की बात पूछ रही है ना? रिसर्च प्लान की देखिए, एज सच लेंथ की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि 500 वर्ड्स है। डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे रिसर्च प्लान को मांग रही है, कभी वो 1000 में मांगती है, कभी वो 1500 वर्ड्स में मांगती है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या। लेकिन आप ये सबकी गाइडलाइन अलग अलग होती है, तो लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में अपनी पूरी बात कह सकें, यानी कि 1000 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइंस क्या है। सबकी गाइडलाइंस अलग अलग, यूजीसी अलग तरीके से मांगती है, आईसीएसएसआर अलग तरीके से मांगता है, तो सबकी गाइडलाइन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम एक ये फिक्स लिमिट नहीं बता सकते कि बस इतने वर्ड्स का ही आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं भाई हमें तो इस पर काम करना है, हमें ये लगता है कि इन चीज़ों, जैसे कि मेरी अपनी सोच है कि अगर हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने अभी इंसोम्निया की बात कही, डिप्रेशन की बात अगर हम करें, या छोटे मोटे जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हल्के प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, उनको बहुत सारी अगर हम लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर दें, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उसमें अगर कुछ इंटरवेंशंस दे दें, जैसे नेचर थेरेपी है, अपने लाइफ को डिसिप्लिन कर दें, जो उनका सोने, उठने, पढ़ने और जो भी उनका लाइफ का एक शेड्यूल है, अगर उसको हम लिटिल बिट डिसिप्लिन कर दें तो उससे भी उसके चीज़ों में चेंज आ जाएगा, उसकी सोच में, उसकी मानसिकता में चेंज आ जाएगा। और भी बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी है, नेचर थेरेपी, अगर इन चीज़ों को हम मिले जुले हुए रूप में उसके ऊपर देते हैं तो डेफिनेटली उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर उसके जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या, उसको दूर किया जा सकता। लेकिन इसको हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, हमारा कुछ एम होना चाहिए कि आप उसमें से क्या क्या अध्ययन करना चाहते हैं। भाई अध्ययन तो बहुत विशाल है, बहुत सारी चीज़ें जब आप टेकअप करते हो तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आप उन ऑब्जेक्टिव या उन एम पर फोकस करिए जो प्रैक्टिकली संभव हो, जिसको आप एम्पिरिकली टेस्ट भी कर रहे हो और व्यवहारिक रूप से उसकी जांच भी की जा सके। तो इस प्रकार का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप अपने टॉपिक से निकालिए जो कि सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, आपकी रीच में हो और आप उसको कर सकते हो। ऐसा कोई सैंपल लीजिए, सैंपल साइज और सैंपल ऐसा लीजिए जिसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ऐसा कोई सैंपल लीजिए कि बस पड़ोस भर बगल में ही जाना और वहीं सारा सैंपल हो जाओ और वहीं थीसिस लिख जाओ और वहीं जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर दें, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं, जैसे कि अगर हम अपने विषय की बात करें तो ग्रामीण अंचलों तक लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो रिसर्चेस को केवल आप अर्बन एरियाज में ही क्यों करते हो, क्यों नहीं गांव में जाकर के, जबकि भारत हमारा बसा है 70% जनसंख्या गांव में है, तो हम हमारी रूरल पॉपुलेशन को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वहाँ पर मेंटल हेल्थ की कोई समस्या नहीं होती या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं? सामाजिक समस्याएं कितनी सारी वहाँ पर ऑलरेडी लाई कर रही है, कितने ज़्यादा अंधविश्वास और कितने ज़्यादा कोई एक चीज़ वहाँ अवधारणा बना ली गई तो उसी को सबको ढूंढना पड़ता है। तो यानी कि वहाँ की क्या ये जो सामाजिक अंचल है वहाँ की क्या समस्याएं हैं वो भी तो टेकअप होनी चाहिए, भले वो दूर हो, गांव में हो, या आदिवासियों की क्या समस्या है, या और जहाँ तक भी हमारी निगाह जा रही है और जो हमें हमारे से रिलेट भी करती है और जिस पर हम रिसर्च करने की आंतरिक इच्छा भी है हमारी, उन चीज़ों पर जाना पड़े, भले थोड़ी मेहनत लगे।
भले थोड़ा चैलेंजिंग हो, सिचुएशन चैलेंजिंग तो है ही है। अगर चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज़ अपने आप में चैलेंजिंग सिचुएशन, तो हमें उस पर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हमें वो चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर हम HIV एड्स के लोगों पे करना चाहते हैं या कोरोना से ग्रसित लोगों पर करना चाहते हैं, और जो कोरोना से बाहर आ गए लेकिन उनको अभी भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, उनको अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके कौन से इनर, उस पर जब हम आंतरिक पलटते हैं तो बहुत सारे उसके जो इनर इश्यूज हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो हमें एब्रप्टली नहीं नज़र आते, लेकिन जब हम सेटल वे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू होते हैं जहाँ पर कि हमको रिसर्चेस के लिए सोचना चाहिए। और वो तभी होगा जितना ज़्यादा हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जितने हम पढ़ेंगे, जो हमारा एरिया है हम अपने एरिया से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ें और उसके कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव सटीक रूप से बनाएं। ये नहीं कि कुछ भी बना लिया, वेग मत बनाइए, क्योंकि बहुत वेग चीज़ें रखेंगे तो वो अस्पष्ट अपने आप ही होंगे। बहुत ही सटीक हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात आपको समझ में आ गई। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली आपका एक तरह का मेथोडोलॉजी होता है। नेक्स्ट, तो रिसर्च क्वेश्चन हो गया, इसको आगे बढ़ा दें। एम्स की आप बात करें, जैसे अभी हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे एम्स के बारे में, तो हमारा जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होता है, इन सिंपल टर्म्स द एम ऑफ रिसर्च प्रपोजल आर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड दैट हैव बीन डेवलप्ड, देयरफॉर देयर शुड बी वन एम। तो अपनी रिसर्च का, हम सबकी रिसर्च का कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, और जब हम एम बनाते हैं तो हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो हाइपोथेसिस भी बनाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ या ये होने पर ये होगा। जैसे मैंने अभी आपसे बात कही कि अगर हम किसी के शेड्यूल को डिसिप्लिन कर लेते हैं, या हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या नेचर थेरेपी, या हम उसको कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, तो उसकी जो एंजाइटी है उसमें कमी आएगी, उसकी अनिद्रा समाप्त होगी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये होने पर ये होगा, अगर कोई बच्चा बहुत अभ्यास कर रहा है तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें वो कहते हैं कि जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग और एक्यूरेट होगी। तो ये जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि एक टेंटेटिव आंसर टू क्वेश्चन होता है, वो हमें आपकी एम्स और ऑब्जेक्टिव के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं इन रिसर्च प्रोसीजर। सो द एम्स आर शॉर्ट ब्रॉड स्टेटमेंट, आउटकम डिजायर्ड, आउटकम, उसका कुछ ना कुछ आउटकम तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई परिणाम पर तो आप पहुंचना ही चाहते हैं, तभी तो आप एम, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को फ्रेम कर रहे हैं, बिकॉज आप आफ्टर ऑल अपने किसी एक फाइनल आउटकम पर पहुंचना चाहते हो कि उसके क्या परिणाम आए। If the research question and hypothesis are well constructed, then the aim will be relatively simple to compose. अगर सब चीज़ें well constructed है, well designed है, तो definitely आपका जो final outcome आएगा या जो results तक पहुँचने की जो आपकी journey होगी वो accurate होगी और concise होगी, और उसके जो result होंगे वो reliable होंगे, valid होंगे। अगर आपका plan पुख्ता है तभी reliability, validity, accuracy, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। और आपके जो थ्योरी अगर एक बार डेवलप करके आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं सोसाइटी को, तो उसको एक बहुत बड़े समाज में उसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। अगर आप एक्यूरेट है तो जो भी आपकी हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स आते हैं उसको जनरलाइजेशन में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, okay, there are some useful mnemonics to help construct appropriate objectives should be smart। अगर पहले हम उसकी बात करें, S की बात करें, तो स्पेसिफिक का मतलब है कि टारगेट अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जिस भी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैंने बात की कि मैं चाहती हूँ कि जनरल पब्लिक के बीच में डिप्रेशन खत्म हो और उसके लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन या क्या करना चाहते हैं, समाज का हो या किसी भी तरह का एरिया हो, आपको ये तो डिसाइड ही करना पड़ेगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है और उससे सोसाइटी को बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ऐसी क्या रिसर्च करना जिसका कोई इम्प्लीकेशन ही ना हो।
इम्प्लीकेशन सोसाइटी के वेलफेयर में, ये सारी चीज़ें आपको तो ध्यान रखनी ही रखनी है। हम सभी यहाँ पर सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो हमें उसी समय ध्यान रखना है जब हम रिसर्च क्वेश्चन को बना रहे हैं या हमारे दिमाग में चल रहा है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ वैल्यू एडेड भी चीज़ें होनी चाहिए। मेजरेबल, स्पेसिफिक की बात इसलिए भी कही है कि बहुत वेग नहीं होना चाहिए, बहुत ही कंसाइज और विशिष्ट तरीके से आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को बनाएं। मेजरेबल यानी ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम मेजर भी कर सकें। ऐसी कोई चीज़ मत कहिए जिसको कि हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, तो वो उस तरह की इम्प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें मत करिए और ना ही उस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए। ऐसी चीज़ें जिसको हम बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई करके और उसको मापा भी जा सके, मेजर भी किया जा सके। अचीवेबल यानी कि प्राप्त करने योग्य हो, ऐसी चीज़ें जिसको अचीव भी कर सके। ये ना हो कि वो आपने कुछ ऐसा सोच लिया जिसका अभी तक कोई टेस्ट बना ही नहीं है, अभी तक उसको हम प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। जैसे पैरासाइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम टेलीपैथी और बहुत तरह की बातें करते हैं कि हम यहाँ सोचा तो वहाँ वो हो गया, तो उसने सोचा तो ये। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका कोई टूल नहीं बना है कि हमारी जो वेव्स हैं, जो थॉट थिंकिंग प्रोसेस है, या उसको कैसे मेजर करेंगे। तो कुछ ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जो वास्तव में व्यवहारिक नहीं है, उन चीज़ों को मत उठाइए। यानी कि वो चीज़ें आप अपनी रिसर्च के क्राइटेरिया में रखिए जिसको कि मेजर किया जाना संभव हो। नेक्स्ट है मेजरेबल, अचीवेबल विद इन द लोकल रिसर्च एनवायरमेंट, रेलेवेंट टू द एम दैट इट्स क्वालिफाइज, टाइम रिलेटेड, स्पेसिफाई व्हेन द रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। रेलेवेंट तो होनी ही चाहिए। मैं आपसे बार बार बात कर रही हूँ कि जब भी देखो रिसर्च में नोवेलिटी, नयापन और रेलेवेंसी दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। प्रासंगिकता, नवीनता और प्रासंगिकता दोनों ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बरसों से कोई बताता आया है कि भाई जो अभ्यास करता है उसको सीखने की क्षमता अधिक होती है। अरे ये ऑलरेडी प्रूवन है, जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूवन है उसी को आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसका क्या यूज़ है? दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, और ना ही वो नया है। तो कुछ ऐसा ढूंढिए, कुछ ऐसा सोचिए जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, उपयोगी हो, रेलिवेंट हो और नया हो और प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा नहीं हो कि अव्यवहारिक हो, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। अचीवेबल जो कि आपके इस लोकल एनवायरनमेंट में हो सके। ये नहीं कि जो जम्मू कश्मीर में दुर्दांत आतंकवादी है उनके पास ही जा कर के उनका ही पार्टिसिपेटिव इंटरव्यू लेना, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही सोना है, तो वो सुबह तक तो रिसर्च हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि जितनी आप पीएचडी कर रहे हो उससे ज़्यादा पीएचडी वो कर चुके हैं। तो यानी कि हमें ऐसी चीज़ें लेनी है, एनवायरनमेंट भी ऐसा लेना है जहाँ पर आप सेफली प्री पीएचडी करें तो वापस आ सकें, तो वापसी का रास्ता खुला होना चाहिए। टाइम रिलेटेड, स्पेसिफाई व्हेन द रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम रिलेटेड वाली बातें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ज़्यादातर जो आपके सीनियर्स हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, उनके साथ यही एक समस्या है कि हर 6 महीने बाद वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं और थोड़ा थोड़ा समय बाद वो यूनिवर्सिटी को उन्हें फीस भी देनी पड़ती है और वो एक्सटेंशन कराते रहते हैं। एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी एक्सटेंडेड हो जाती है, वो बहुत सारी दुनिया में खोए रहते हैं। वो इतने एक्सटेंडेड होते हैं कि बस वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन विश्वविद्यालय को दिया करते हैं। डेफिनेटली विश्वविद्यालय अच्छी खासी फीस भी लेती है। तो टाइम फ्रेम में काम करिए ना कि आज आपको इतने लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो उतने लोगों का इंटरव्यू लीजिए, घर मत आइए और जो दूसरी चीज़ें उस पर मत जाइए। आप डिटर्मिनेशन करिए कि हमें आज 5 लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनसे कुछ रिपोर्ट लेनी है। जो भी काम आपने एक दिन के लिए या जिस दिन के लिए डिसाइड किया है वो बहुत ही डिटर्मिन्ड होके अपना काम करिए, तभी ये जो टाइम फ्रेम वाली बात है, टाइमली आप चीज़ों को सबमिट कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक ही चीज़ सबमिट करेंगे और वो है एक्सटेंशन। 5 साल हो जाता है एक्सटेंशन, 6 साल हो गया एक्सटेंशन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग अभी से ध्यान रखिए, विजिलेंट रहिए, सजग रहिए, डिटर्मिन्ड रहिए। अभी जो मेडिटेशन हमने आपको सिखाया था उसके पीछे भी यही रीज़न था कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बहुत ही एक साथ मिला करके, कंसाइज करके, एकाग्रचित होकर के आप अपने
और रोज़मर्रा के कार्यों के साथ साथ पीएचडी को भी आगे बढ़ाएंगे इन फ्यूचर। हाइपोथेसिस, ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने बहुत बार आपको बताया कि हाइपोथेसिस अ वेल थॉट आउट एंड फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन लीड्स टू सम आंसर। वन मोर हाइपोथेसिस, व्हाट प्रिडिक्शन कैन बी रिसर्च एंटिसिपेट। आप पहले से ही सोच लेते हो, एंटिसिपेट कर लेते हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके आंसर क्या होंगे, आपको ये चीज़ पहले से ही पता होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता है तो हम उसको मान जाएंगे। अच्छा, आपको जो भी चीज़ मन में आ रही है, क्या वो दुनिया मान जाएगी कि ऐसा होने पर ऐसा होता है? ये तो फिर कैसे हुआ? फिर तो कोई रिसर्च और एम्पिरिकल स्टडी की आवश्यकता ही नहीं, आपको वो प्रूव करना पड़ता है। अगर मैं मेडिटेशन की बात करूं और मैं आपसे ये कहूं कि मेडिटेशन अगर कोई रेगुलर करता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, एक हाइपोथेसिस है। जो लोग मेडिटेशन प्रतिदिन करते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल और उनकी जो इनर पोटेंशियलिटी होती है वो अधिक होती, रादर देन दोज पीपल जो कि मेडिटेशन कभी नहीं करते और जिनको मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं और बड़े इम्पल्सिव हैं। तो यानी कि हमने ये डिसाइड किया, हमने ये हाइपोथेसिस बनाई कि मेडिटेशन करने वालों के अंदर एकाग्र चित्तता अधिक होगी बजाय कि उस ग्रुप के जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। ये तो हाइपोथेसिस हो गई। लेकिन अब अगर मैं ये कहती ही रहूं और इस चीज़ पर कोई एक्सपेरिमेंट ना करूं तो मेरी इस बात को कोई नहीं मानने वाला है। ये तभी प्रूव होगी जब मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन करूं और डिज़ाइन के तहत एक मेथोडोलॉजिकल वे से कोई एक एक्सपेरिमेंट करूं, उसके बाद अगर ऐसा ही परिणाम आता है जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी तो वो लोग मानेंगे और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिलेगी और रिसर्च पेपर भी उसके ऊपर पब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, फिर वही बात आ गई जो मैं अभी आपसे बता रही, ये हंचेस होते हैं, हमारे बहुत सारे हंचेस होते हैं। आप अपने लाइफ में देखिए, जब आप बातचीत करते हैं अपनी सहेलियों से या अपने रिश्तेदारों से तो आप ज़्यादातर ये कहते रहते हैं कि मेरा एक ये हंच है कि इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, उस तरह की फिजिकल अपीयरेंस के लोग ऐसे होते हैं, या जो लोग जैसा सोचते हैं वो एक्चुअली दूसरों के, जो लोग जैसे होते हैं वो एक्चुअली दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हैं, या मैं ऐसी हूँ तो मैं दूसरों के बारे में भी ठीक इसी प्रकार से विचार रखती हूँ। या बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हो सोसाइटी के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आपके अंदर कई सारे हंचेस चलते रहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले से ही पता था कि ये पार्टी आएगी तो इस तरह से करेगी, ये देश हित में काम करेगी और ये देश हित में नहीं करेगी। यानी हम हंचेस बनाते हैं और उसके पीछे क्या कारण होता है? आपके अपने ऑब्जर्वेशंस, आपके अपने डीप ऑब्जर्वेशंस होते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर आप कुछ ना कुछ हंचेस बनाते हो, जो कि यही है, गेसेस है, प्रोवाइड इनसाइट इनटू द रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी जो वातावरण में आपका ऑब्जर्वेशन होता है वो एक्चुअली डेफिनेटली वो ट्रू होता है, पर कई लोग उसे छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग तो प्री पीएचडी के स्टूडेंट्स, तो आप लोग तो छोड़ने वाले नहीं हो, आप कहीं ना कहीं आगे चल के उसको रिसर्च में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन जो आम जनता है वो भी उसको ऑब्जर्व करती है, बातचीत करती है 10 मिनट और उसके बाद वो भूल जाती है। पर अगर कोई चीज़ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को आगे चल के रिसर्च फॉर्म में करते हो और उसका परिणाम जानने की कोशिश करते हो कि अगर एक्स वेरिएबल को हम बढ़ा दें या घटा दें, उसको मैनिपुलेट करें, तो वाई वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए 2 वेरिएबल है तो उनकी कोरिलेशनशिप कैसी है। ज़्यादातर हम लोग कोरिलेशन का तो बहुत ही यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च आप अगर पलट के देख लीजिए तो ये वेरिएबल ये हमने दिया या उसको हटा लिया वहाँ से तो उसका दूसरे ग्रुप पर किस तरह का सहसंबंध पाया गया। एक्सक्यूज मी मैम, ये हाइपोथेसिस कहा जाता है कि लिटरेचर रिव्यू के ही बेस पर बनती है। अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं अदर देन द लिटरेचर रिव्यू जो पहले हो चुकी है स्टडीज़, तो उसको हाइपोथेसिस के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल हाइपोथेसिस रिव्यू लिटरेचर से आएगा। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें रिव्यू हुई नहीं, कभी नहीं हुई, कोई नई डिजीज़ आई, कोई नया चीज़ समाज में आया, तो इसका मतलब है कि हम उस पर रिसर्च ही नहीं कर सकते, या उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भारत में नहीं मौजूद है, दूसरे देशों में है, या दूसरे देशों में नहीं है, भारत में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि रिव्यूज़ अभी नहीं हुए, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है उस वातावरण में, वो चीज़ आपको वो वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है, तो आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि अगर लिटरेचर नहीं है तो हम कभी रिसर्च नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर रिसर्चेस कभी होंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुत सारी महामारियां, बहुत सारी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाँ, हाइपोथेसिस के लिए बता रही हूँ। हाइपोथेसिस आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी होता है। कई बार रिव्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उससे आपकी हाइपोथेसिस को और बल मिलता है और स्ट्रेंथन होती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको उसका रिव्यू नहीं मिल रहा है तो वैसा हो नहीं सकता है। भाई आप एक्सपेरिमेंट करिए, या तो कोई चीज़ वो होगी या नहीं होगी। अगर वो चीज़ है तब भी वो एक तरह की फाइंडिंग है, और अगर वो चीज़ वहाँ आपको नहीं मिली वो भी एक तरह की फाइंडिंग है। तो हम जो हाइपोथेसिस बना के चले वही सच हो ऐसा नहीं है, वो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए तो हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो are testable and measurable, the proposed experiment are capable of being challenged and addressed by the other using a different okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In short, research plan is not necessary to detail the investigation that will be performed। तो ये कहते हैं कि in short अगर हम देखें तो जो हमारा रिसर्च प्लान होता है, it is not necessarily to detail all the investigations that will be performed। कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से या हमारे उस समय का जो थॉट होता है वहाँ से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, और वो चीज़ें ना मिस होने पाए इसीलिए तो हम प्लान बनाते हैं। पर फिर भी आप करके देखिए, कोई भी रिसर्च करिए, कभी कभी कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाती। जब आप फील्ड पे पहुँचते हैं तो आपको लगता है अरे इसी तरह के वर्कर नहीं है, ये तो इस वर्कर की जो कैटेगरी है इसकी भी कई सारी सब कैटेगरीज है, ये तो मैं इसको कवर नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई और आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपने जो प्लान दिया है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उससे रिलेटेड अगर फील्ड पे आपको अन्य ऑब्जर्वेशंस भी मिलते हैं तो उसको आप इंक्लूड करिए और उसको एक स्पेशल सेगमेंट में वो चीज़ें भी डालिए। जो प्लान है वो तो आप डाल ही रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल उसका डिस्कशन जब आप लिखते हैं, डिस्कशन ऑफ योर स्टडी, रिसर्च स्टडी, तो उसमें ज़रूर लिखिए कि अपार्ट फ्रॉम माई रिसर्च प्लान आई हैव सीन सच एंड सच ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। और उस ऑब्जर्वेशन के बारे में आप पूरे डिटेल में बताइए, क्योंकि हर चीज़ उस समय नहीं आ पाती है जब हम चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सो अभी भी रिसर्च डिज़ाइन को अगर हम देखें तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्चर should list all the equipments, consumable items required to identify any item। जो भी आपके आइटम्स होते हैं रिसर्च को प्रोसीड करने के लिए, आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे टेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्वेश्चनेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो जो भी क्वेश्चनेयर, या अगर स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड, उस वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चनेयर है ही नहीं, तब फिर आपको अपने क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। और कई बार अवेलेबल होने के बाद भी आपको रीडिज़ाइन करना होता है, क्योंकि जो आपका सैम्पल साइज है या जो रिस्पोंडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको दोबारा से आपको बनाना पड़ता है, टेलर मेड करना पड़ता है, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उस क्वेश्चनेयर में है ही नहीं, और जिस स्पेसिफिक सैंपल पर आप उसको देने जा रहे हो वो सारे प्रश्न उस प्रश्नावली में नहीं है। तो यानी कि आप जब अपना एक बना रहे हो क्वेश्चनेयर तो एक एक्स्ट्रा शीट हम लोग बनाते हैं जो स्पेसिफिकली, जिसको हम कहते हैं सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल्स, जिसमें हम डेमोग्राफिक डिटेल्स ले रहे होते हैं, उसी में हम वो क्वेश्चंस भी उसमें शामिल करते हैं जो उस रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक करके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस करके हम लोग कई बार कुछ क्वेश्चंस डालते हैं कि उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, उसमें माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं या एक ही है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जिन बिंदुओं को हम शामिल करते हैं, उसके बाद रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, ओके, सैम्पल टूल्स एंड प्रोसीजर्स को बताने के पहले मैं बता दूं कि रिसर्च आप बहुत जगह से कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपसे भी अच्छा और स्तरीय काम करने के लिए संस्थाएं भारतवर्ष में हैं तो उन संस्थाओं पे भी आप अपना प्रपोजल दीजिए, ताकि जो चीज़ें आपके पास साधन हैं वो तो आप अपने यूज़ कर लीजिए, और बाकी जैसे मान लीजिए IIT कानपुर है, आप मान लीजिए कोई एक रिसर्च प्लान कर रहे हैं, या मेडिकल कॉलेज है,
या फिर और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो रिसर्चेस को प्रमोट करते हैं और आगे आते हैं, तो आप अपने प्रपोजल को उनके वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मिल करके कोलैबोरेशन में आप रिसर्च करिए। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपके पास बायो फीडबैक मशीन नहीं है या कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं, आपके पास लैब नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं, आप उनको डेटा कलेक्शन करके दे सकते हैं, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, आपके पास क्वेश्चनियर अवेलेबल है, आपके पास समय अवेलेबल है, आपके पास लोग अवेलेबल है जो उन लोगों पर जाके इंटरवेंशन को कंडक्ट कर सके, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो केवल और केवल आपको IIT में मिल रही हैं, आपके पास नहीं है। तो अच्छी बात है कि अगर आप कोलैबोरेशन में करते हो और वहाँ के लोग भी राज़ी हैं और आप भी एक्सेप्टेड है, तो आपकी रिसर्च और बेहतर तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि वो मशीनें तो 35 लाख या बहुत बहुत महंगी आती हैं, आई मीन वेरी एक्सपेंसिव होती हैं। तो किसी भी संस्थान से आप अपनी कोलैबोरेटिव रिसर्च को भी फाइनल कर सकते हो, लेकिन ये तो तब है जब आप पहले अपनी बेसिक डिग्री को हासिल करेंगे। तो सैंपल की बात करें, सबको पता है कि जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन से ही लिया जाता है। तो सैंपल आपको कितना लेना है, क्या लेना है, ये आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा। ये पूरा रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि सैंपल आप कितना ले रहे हैं, 200, 100 या फिर कितना 400, 500। तो PhD में सैंपल तो बड़े ही लिए जाते हैं, छोटे लिए ही नहीं जाते हैं। 200 से तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर केस स्टडीज़ और इंटरवेंशन का काम है तो उसमें फिर सैंपल हम कम कर सकते हैं। तो अगर सैंपल उतना ना मिल रहा, जैसे मुझे थर्ड जेंडर पे करना है, हाँ, तो आप कम रख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि आपका सैंपल है क्या, तो उसके उतना है ही नहीं तो फिर आपको कम ही करना होगा। लेकिन डेफिनेटली 60 के ऊपर ही रखेंगे, 30 से कम तो रखा ही नहीं जा सकता, और कुछ तो आपको बड़ा रखना ही होगा। इन कंपैरिजन टू कम रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि उसमें जो एरर्स हैं उसको रोका जा सके, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी को बढ़ाया जा सके और उसकी त्रुटियों को रोका जा सके और अधिक स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट आएंगे। टूल्स की बात यही अभी हम कर रहे थे, इक्विपमेंट, मशीन्स, टेस्टिंग मटेरियल। अभी हमको बता रहे थे कितने सारे क्वेश्चनर्स बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चनर स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और पहले से ही हमें टूल्स वगैरह को अरेंज करना होगा। प्रोसीजर किस ढंग से आप करेंगे, कब करेंगे, कितने शेड्यूल में करेंगे, आप अपना इंटरवेंशन 3 दिन के लिए दे रहे हैं या 7 दिन दे रहे हैं, 1 घंटे के लिए दे रहे हैं या 2 घंटे का प्लान कर रहे हैं, आपका फीडबैक लेने का प्रोसीजर क्या है, कब आप फीडबैक ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद ले रहे हैं या 2 दिन बाद ले रहे हैं। बहुत सारा प्रोसीजर होता है। 15 मिनट के लिए आपको क्या चीज़ देनी है, कौन सा मॉड्यूल देना है और उसके बाद आपको कौन सा मॉड्यूल देना है, ये पहले से डिटरमिन्ड होगा। क्योंकि आप 1 घंटे बाद किसी को कोई चीज़ देते हैं, उत्साहवर्धन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है आपको पता ही होगी कि अगर आप किसी को तुरंत पुरस्कृत करते हैं तो उसके अलग रिजल्ट्स आते हैं, और अगर 2 महीने बाद आप कहते हो अरे भाई सुनो तुमने उस दिन बड़ा अच्छा बोला था, हाँ बड़ा अच्छा था, हाँ, तो अब आप उसको एप्रिशिएशन दे रहे हो 2 महीने बाद, तो क्या उसको वो एनर्जी मिलेगी? चीज़ें तो ओवर हो गई। तो यानी कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। इसी तरह से चाहे वो सोशियोलॉजी हो, डिफेंस हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, लाइफ लॉन्ग स्टडी हो या जर्नलिज्म हो, कोई भी विषय हो, उसमें एक आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है कि हम इस तारीख में, इस दिन में ये काम करेंगे और उस समय वेदर ऐसा होगा तो हमारे रिस्पोंडेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चिल्ड मौसम है, कोहरा गिर रहा है, बर्फ़ की बारिश हो रही है और आप कह रहे हो भैया इंटरव्यू दीजिए, हमारा इंटरव्यू दीजिए। अरे वो क्यों इंटरव्यू देगा? तो मतलब थोड़ा सा हमें प्लान करना पड़ता है और टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को चेंज भी करना होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। और जो रही बात प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर प्री डिसाइडेड होता है कि हमें इसमें इस तरह से इतने लोगों को और इस ढंग से, इस मेथड से हमें ऐसे करना होगा कि पहले इस क्वेश्चनर को देंगे, फिर हम उन्हें ये ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद फिर हम ये करेंगे। अगर प्री और पोस्ट डिज़ाइन है तो हमें 15 डेज के लिए देना है ये एक्सपेरिमेंट, या हमें 3 मंथ्स के लिए देना है या 6 मंथ्स के लिए देना है। तो आप प्री एंड पोस्ट कर रहे हो और कौन से ग्रुप को आपको कंट्रोल्ड पे रखना है, कहाँ पर आपको अपना एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल IV को देना है, तो ये आप पहले से डिसाइड करेंगे कि आप 3 महीने की रिपोर्ट के बाद
उसके रिजल्ट को देख रहे हैं या 6 महीने बाद रिजल्ट देख रहे हैं, और जो रिवॉर्ड दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, क्योंकि उसका भी बहुत असर पड़ता है आपकी ओवरऑल रिसर्च पर। तो प्रोसीजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस द रिसर्चर शुड लिस्ट दी इक्विपमेंट। पहले से हमें ये देखना होता है कि हमें कब कौन से इक्विपमेंट चाहिए और कितने कंज्यूमेबल चाहिए, और अगर हमारे 400 सैंपल है तो ये जो स्केल है वो कितने चाहिए। पहले तो हमने कितने वेरिएबल यूज़ किए हैं, उस वेरिएबल से रिलेटेड क्या स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कितने करते हैं और कितने हमें खुद बनाने होंगे या उसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम स्टैंडर्डाइज्ड स्केल को ही अपनी थीसिस में लगाते हैं। खुद बनाने के प्रोसेस तो बहुत लंबा है, तो ऑफनली हम लोग यही करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड स्केल्स को ही यूज़ करते हैं। This process will enable the researchers to research him or herself, that investigations are participate within the research environment and time is allowed for research, and it will also provide sufficient information for collaborators and peers to understand the plan of the investigators. तो डेफिनेटली हमारे जो आसपास के समूह हैं, जो आपके को-वर्कर्स हैं, उन सबको आपके प्लान के बारे में बहुत ही क्लियरिटी के साथ चीज़ों अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये दीज आर दी रेफरेंसेस। एनीवे अब मैं चाहूँगी कि आप लोग डिस्कशन करें। जो कुछ भी अभी बताया गया उसको हमें डिस्कशन के लिए हम ओपन करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बुक्स हैं रिसर्चेस की जिससे आप आगे चल के एज अ थियरी भी पढ़ सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो मैंने रिसर्च प्लान के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू रखा, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हम लोग अब डिस्कशन